बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम जो टॉपिक शुरू करने लगे हैं, दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एफसीपीएस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द फिजियोलॉजी और मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। ठीक है, और हमारा जो मेन जो फोकस होगा, मैंने नमाज के हिसाब से ही क्लास शुरू की थी, सो आई थिंक हमारा जो मेन फोकस होगा वो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी होगा। ठीक है, कितने लोगों को अभी ब्रेक चाहिए नमाज का? बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड। तो वी आर स्टार्टिंग विद द रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, और हम आज जो टॉपिक विल ट्राई टू कवर, उसमें हम लंग वॉल्यूम्स इन कैपेसिटीज को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि आपको एमसीक्यूज में काफ़ी तंग करती है। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो सेकंड टॉपिक करेंगे वो अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम फिर अस्थमा को यानी सीओपीडी और रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज को जो है वो डिटेल में देख लेंगे, ताकि वो वाले एमसीक्यूज आपके जो है वो सॉल्व हो जाए। सेकंड टॉपिक जो हम करेंगे वो जो है मसल्स जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। अगेन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू है, दैट इज द मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग के दो पार्ट होते हैं, एक जो मसल्स इन्वॉल्व हैं, दूसरा लंग के प्रेशर्स हैं। ठीक है, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विच वी कॉल द कंप्लायंस की हम बात करेंगे इन डिटेल में। और उसके बाद हम जो है कोशिश करेंगे कि उस कंप्लायंस से रिलेटेड जितने भी लॉज फॉलो होते हैं, यानी कि उसमें हमारे पास सरफेस टेंशन का रोल, सर्फिंगटेंट का रोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है इसको जो है हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अम, हम स्टार्ट करते हैं विद द वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अच्छा, अब एक तरीका ये होता है कि आप चीज़ें रट लो, और एक तरीका ये होता है कि आप समझ लो, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, सो अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम मीन्स द सिंगल जब भी हम किसी एक चीज़ की बात करेंगे दैट इज वॉल्यूम। और अगर हम दो वॉल्यूम्स को जब भी ऐड कर देंगे, टू या मोर वॉल्यूम्स दे आर एडेड, देन दैट वी कॉल द कैपेसिटी। ठीक हो गया? अच्छा, अब सिंपल आप ये करना है कि जो है बिफोर स्टार्टिंग विद दिस हम डिफरेंट तरह से ब्रीथ करेंगे, एंड वी विल अप्लाई दीज वॉल्यूम्स इन कैपेसिटी ऑन आवर सेल्फ, सो दैट वी कैन रिमेंबर दीज वॉल्यूम्स इन कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल ब्रीथ कर रही हूँ, ठीक है, नॉर्मली जैसे अभी सब आप इंस्पायर कर रहे हो, एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है, द अमाउंट ऑफ द एयर विच वी टेक इन और विच वी ब्रीथ आउट नॉर्मली विदाउट फोर्सिंग, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है, एंड दैट वी कॉल द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, दैट वी कॉल द टाइडल वॉल्यूम। ऐसा तो नहीं जिसने अपना ओके, कैन यू टेक्स्ट दैट पर्सन जो कह रहा है आवाज नहीं आ रही, उसने अपना ना माइक कनेक्ट नहीं किया, इसलिए उसको आवाज नहीं जा रही है। सो आप उनको जरा टेक्स्ट कर दें कि वो अपना माइक कनेक्ट कर लें, तो उनको आवाज जाएगी। अच्छा जी, सो अगर मैं नॉर्मल ब्रीथ इन और आउट करूंगी, सो दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, यानी सांस अंदर लेना बाहर लेना इज टाइडल वॉल्यूम। ठीक हो गया? उसके बाद अगर मैंने सांस लिया और मैंने डीपली सांस लिया, तो इन टाइडल वॉल्यूम के अगेंस्ट अगेन जो मैंने और जो इंस्पायर किया, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक हो गया? सो सिंपल टाइट जब मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, दैट ब्रीदिंग इज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, दैट ब्रीदिंग इज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और अगर मैंने उसके बियॉन्ड सांस लिया, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जब मैं इन दो वॉल्यूम को मिला दूंगी, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी जितना मैक्सिमम मैं ब्रीथ कर सकती हूँ, दैट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक हो गया? इज दिस क्लियर? ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक्सपायर करूंगी फोर्सफुली, ठीक है, तो क्या होगा कि मैंने ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम लिया था मैंने वो एक्सपायर किया। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने जो है टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर किया, और मैंने फोर्सफुली जब एक्सपायर किया, ठीक है, तो उसमें जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैंने एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी एक्सपायर किया। ठीक है, तो हम सब ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे कि वी हैव टू ब्रीथ इन डीपली एंड देन ब्रीद आउट। ठीक है, तो ये जो सारी तीन चीजें मैंने जब एक्सपायर की, इनको मिला के हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, सो हमारे पास पहला वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, उसके बियॉन्ड जितना मैंने एक्सपायर किया, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जितना मैंने एक्सपायर किया, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
इन दोनों को जब मिला लिया, दैट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक हो गया? जब मैंने नॉर्मल एक्सपायर किया, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन का भी हो सकता है और एक्सपायरेशन का, उसके बियॉन्ड अगर मैं जो एक्सपायर करूंगी, दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जब मैं इन तीनों चीजों को कंबाइन कर दूंगी, और ये कैसे कंबाइन करूंगी कि मैंने डीपली ब्रीद इन किया और ब्रीद आउट किया। ठीक है, डीपली ब्रीद इन किया और डीपली ब्रीद आउट किया, तो ये जो तीन चीजें कंबाइन होंगी, ये वाइटल कैपेसिटी होती है। ठीक है, इन सब को करने के बाद जो लंग में बाकी बच गया, यानी मैंने डीपली एक्सपायर भी कर लिया, ठीक है, तो लंग में जो चीज, जो वॉल्यूम रह गया, दैट वॉल्यूम इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक हो गया? सो हमारे पास कितने वॉल्यूम आ गए? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि ये तीन वॉल्यूम तो आप इंस्पायर एक्सपायर आप कर सकते हो, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम को कभी भी आप एक साथ एक्सपायर नहीं कर सकते हो, ये हमेशा हमारी लंग में रहेगा। ठीक है, सो एमसीक्यू, वो कौन सा वॉल्यूम है जो हमारी लंग में रहेगा इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन? That volume which remain in our lung even after the forceful expiration, that is the residual volume. ठीक हो गया? क्लियर है ये चीज? ठीक है, सो वी टॉक्ड अबाउट द वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, एंड दीज थ्री वॉल्यूम्स। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर मैं नॉर्मली एक्सपायर कर रही हूँ, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जब मैंने नॉर्मल एक्सपायर किया तो मेरी लंग में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है और मेरे लंग में रेजिडुअल वॉल्यूम भी है। ये दोनों चीजें हैं मेरे लंग के अंदर। ठीक है, इन दोनों को मिला के जो कैपेसिटी बनती है, दैट कैपेसिटी इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, यानी इस वक्त आपके लंग में व्हेन यू आर नॉट ब्रीदिंग, ठीक है, जो वॉल्यूम है वो एक वॉल्यूम नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ, इट्स एक्चुअली द टू वॉल्यूम्स टुगेदर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो अगर एमसीक्यू में आता है कि लंग, जब आप नॉर्मल एक्सपायर करते हो तो लंग में कौन सी कैपेसिटी रह जाती है, दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, और अगर आपसे वॉल्यूम्स में पूछा जाएगा तो वो कौन से दो वॉल्यूम होंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द डेड स्पेसेस। ठीक है, अब डेड स्पेस से आपको क्या समझ में आता है? वो स्पेस जो कि डेड है। ठीक है, सो डेड स्पेस को हम अगर फिजियोलॉजी में बात करें तो एयरवेज के वो पैसेजेस जहां पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है, जहां पे सिर्फ एयर जाती है एज अ फिलर, ठीक है, वो स्पेसेस जो है वो डेड स्पेसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ स्पेसेस हैं जो एनाटॉमिकली डेड है। एनाटॉमिकली डेड का क्या मतलब है? कि दे आर एनाटॉमिकली मेंट लाइक दिस, कि वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल, आपने नोज से ब्रीथ किया तो नोज पे गैस एक्सचेंज होती है? नहीं होती। ठीक है, आपने ब्रीथ इन किया और ठीक है नीचे ट्रेकिया में गई, बड़े वाले ब्रोंकस में गई, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में गई, इन सब में गैसियस एक्सचेंज होती है? दे आर नॉट मेंट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, दे जस्ट अलाउ द पैसेज टू द गैस। So these are the conducting airways, and that space which is anatomically dead for gaseous exchange, ठीक है, that space we call the anatomical dead space. ठीक है, and this is also called the conducting zone of the lungs. ठीक है, conducting zones of the respiratory tract. ठीक है, और इसमें जितना वॉल्यूम नॉर्मली जाता है दैट इज 150 ml। अच्छा, अभी मैंने आपको ऊपर के वॉल्यूम्स वगैरह नहीं बताया, ठीक है, वो सारी रिकॉल की चीजें हैं, वो मैं आपको जब ये कंक्लूड करूंगी तो देन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे लंग में हर किसी में ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस तो होगा, ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा वो लंग के एरियाज जो कि नॉर्मली जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, लेकिन वो ड्यू टू किसी डिजीज के रीजंस की वजह से वहां पे अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, उनको अगर जो है हम इस एनाटॉमिकल डेड स्पेस में उन उन एरियाज को भी ऐड कर दें, तो नाउ दिस डेड स्पेस वी कॉल द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, क्योंकि एनाटॉमिकली डेड नहीं है, ये फंक्शनली डेड हो गया है। ठीक है, सो नाउ दिस वी कॉल द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कौन से होंगे?
वो डेड स्पेस जहां पर एयर जो है नॉर्मली गैसेस एक्सचेंज करती है, लेकिन वहां पर जो है क्या कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा। अब ये कौन से डेड स्पेसेस होंगे जो फिजियोलॉजिकली डेड स्पेस होंगे? फॉर एग्जांपल, एक जो है ये एल्वुला मैं यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ हवा जा रही है, तो ऑब्वियसली हवा जा रही है तो यहाँ गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ की जो कैपिलरी है, ठीक है, ये कोलैप्स है, ठीक है, यस, ये कोलैप्स है, ठीक है, ये बंद है, ये कैपिलरी है, ये क्लोज है, यहाँ पे जो है, तो क्या यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा? यहाँ हवा जा रही है, दीज एल्वुलाइज दे आर मेंट फॉर गैसेस एक्सचेंज, मगर ये कैपिलरी जो है यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं है ड्यू टू एनी रीजन। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो बात करते हैं अक्सर, जिसकी एमसीक्यूज में भी बात होती है, एम्बोलिज्म, ठीक है, तो अगर यहाँ एम्बोला आ जाए तो क्या यहाँ गैसेस एक्सचेंज होगा? नहीं होगा ना, ठीक है, तो ये स्पेस अब क्या कहलाएगा? ये एनाटॉमिकली डेड तो नहीं है ना, सो दिस बिकम द डिफेक्टिव इन द परफ्यूजन, ठीक है, तो इस डेड स्पेस को हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ठीक है। यूजुअली जब हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं तो उसमें एनाटॉमिकल हम ऐड करके फिर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब एक हम फॉर्मूला करने लगे हैं जो है कुछ एमसीक्यूज में आया हुआ है फॉर्मूला, जिसमें आपको जो है बेसिकली ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो यहाँ गिवन है, जो आपको देखने में थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है, इससे हम डेड स्पेस नहीं कैलकुलेट कर रहे होते जो एमसीक्यू में पूछा जाता है। एमसीक्यू के अंदर जो है इस फॉर्मूले के थ्रू ये पूछा जा रहा होता है, ठीक है, कि एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ठीक है, सही है। क्या पूछा जा रहा है, मतलब एमसीक्यू के अंदर क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये चीज पूछी जा रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला किसका है? डेड स्पेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि जब भी एमसीक्यू आए तो आप खुद से फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर सको। ये मैम फॉर्मूला, एक जी जी, ये पूछना था कि फिजियोलॉजिक डेड स्पेस में जो है आपने कहा कि एल्वियोलाई होते हैं। नॉर्मली तो हम्म एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होती है, लेकिन जब ये फिजियोलॉजिक डेड स्पेस होता है तो इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो उस वजह हम्म से इसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होती। हम्म मतलब इसमें जो है परफ्यूजन नहीं होती, वेंटिलेशन होती है लेकिन परफ्यूजन ड्यू टू बिल्कुल, सम ब्लॉकेट लाइक एम्बोलाई, इस हम्म, इसकी वजह से इसमें परफ्यूजन नहीं होती, तो उसको हम फिजियोलॉजिक डेड स्पेस कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैंने अच्छा जी। यही कहा है, बिल्कुल मैंने और यही मैम कहा है कि वहाँ, और ये एक और वेंटिलेशन परफ्यूज, हाँ जी जी, एक और रिक्वेस्ट थी मैम, नमाज अगर 5 मिनट की ब्रेक आप दे दे, नमाज पढ़ लें, या पॉसिबल नहीं है? बेटा एक्चुअली मैंने ना, आप मुझे टाइम बता दो तो कल से मैं उस वक्त क्लास रखूंगी। मैंने 5:15 पे क्लास नमाज का टाइम देख के ही रखी थी, सो इफ यू वांट मैम यहाँ 5 मिनट ब्रेक, ओके, जी मैं जी मैम, आपको असल में 5:30 या 5:40 पे आप शुरू किया करें, तो वो नमाज का टाइम भी निकल जाएगा और क्लास भी फिर एक ही साथ हो जाया करेगी। ओके, ओके, ठीक हो गया, तो नेक्स्ट अगर टाइम कल आपको से फिर, हाँ, कल से फिर हम इसको 5:30, जो है, ठीक है, ओके फाइन, मैम मैं 5 मिनट में नमाज पढ़ के आती हूँ, फिर ज्वाइन करती हूँ। खैर है, अगर आप ब्रेक नहीं लेती तो आप ओके, थोड़ी देर पढ़ा लें। ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू, यू मैम। ओके। सो बेसिकली हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे थे, ठीक है, और ये मैम फॉर्मूला जो है वो यूज हो रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? मैम मुझे पूछना था, जैसे ये इधर लिखा हुआ है ना कि फिजियोलॉजिक ब्लड स्पेस जो है वो नॉर्मली एनाटॉमिकली इक्वल होती है, तो नॉर्मली ये लंग इशू हम्म, नहीं होता है ओके, फिजियोलॉजिक ब्लड स्पेस? ओके, या दैट इज अ गुड क्वेश्चन। देखो, अगर आप, हमारे नंग नॉर्मल फंक्शनिंग है, ठीक है, तो हमारे पास जो डेड स्पेस जितना भी होगा वो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली बराबर होगा, ठीक है। तो यानी द- फि- फिजियोलॉजिकली होती है? हाँ, मतलब अगर मैं कहूँ, और देखो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में क्या है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में वो डेड स्पेस है जो एक्स्ट्रा बन गया है डिजीज लंग की वजह से, प्लस एनाटॉमिकल डेड स्पेस है। इज दिस क्लियर? एनाटॉमिकली तो हम सब में डेड स्पेस है ना, ठीक है, तो नॉर्मली नॉर्मल फंक्शनिंग लंग में एनाटॉमिकल डेड स्पेस या फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस दोनों इक्वल वॉल्यूम होंगे। ये कहाँ आएगा? जहाँ डिजीज लंग होगा, जहाँ पे एक्स्ट्रा डेड स्पेस बनी है। इज दिस क्लियर? जी ठीक है। ओके, सो अगेन वी आर लुकिंग एट दिस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेड स्पेस। हम कहते हैं कि टाइडल वॉल्यूम, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अच्छा टाइडल वॉल्यूम को वीटी लिखते हैं,
टीवी नहीं लिखते, ठीक है, वीटी लिखते हैं टाइडल वॉल्यूम को। हम नॉर्मली कहते हैं कि नॉर्मल जो हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं पर ब्रेथ, ठीक है, वो मेल के अंदर जो 70 kg का मेल है वो 500 ml करता है, ठीक है, जिसमें से जो कंडक्टिंग जोन में जो एयर जाती है, ठीक है, वो एयर जो है वो 150 ml होती है। एंड दिस इज द एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है। अब ये 150 ml हमने कैलकुलेट कैसे की? सो फॉर दैट दिस इज द फॉर्मूला। नॉर्मली आपको टाइडल डेड स्पेस कैलकुलेट करने के लिए एमसीक्यू नहीं आता, जितनी दफा भी वो एमसीक्यू मेरी नजर से गुजरा है वो आया है कि आपको ये कैलकुलेट करना होता है उसमें से। ठीक हो गया, तो हम इसको देखते हैं कि ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सो द फॉर्मूला इज दैट डेड स्पेस इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब याद रखना ये जो बड़ा ए जब भी आपको प्रेशर्स के लिए, पी जो है वो प्रेशर्स के लिए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर्स के लिए, पी जो है वर्ड है वो पार्शियल प्रेशर्स के लिए। ये जो बड़ा ए जहां भी आए, ठीक है, ये बड़ा ए हमेशा एल्विलाई को शो करेगा, ठीक है, रिमेंबर दिस। और छोटा ए अगर हो, ठीक है, तो ये आर्टीरियल शो करेगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। सो अगर P बड़ा कैपिटल ए है तो दिस इज द एल्विलर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सपायर्ड एयर जो हमने एक्सपायर की है, ठीक है, डिवाइड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द एल्विलर कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। सो बेसिकली ये फॉर्मूला है इसका। एल्विलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्विलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हम एक जो है वो करके और उसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइडल वॉल्यूम से, तो हमें डेड स्पेस जो है वो कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। आपको एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है, ठीक हो गया। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा जी, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला चेंज हो जाता है वो फॉर्मूला जो है वो ये हो जाता है। एक मिनट मैं लिख लूं जरा, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ये माइनस कर लेते हैं तो ये पीई कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। सो बेसिकली आपको क्या करना होगा? आपको करना ये होगा कि जितना भी डेड स्पेस और टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, उस एमसीक्यू में यूजुअली क्या दिया हुआ है उसमें बताया गया कि जो है ना डेड स्पेस इज 1/3 ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, तो सिंपल 1/3 डाल देते हैं, जो भी एल्विलर कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे जो भी गिवन है, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उसको उसी इस वैल्यू से जो यहाँ पे हमने लगाई है उससे माइनस कर लेंगे, तो हमें एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। रिमेंबर कि एक्सपायर्ड एयर की कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू एल्विलर कार्बन डाइऑक्साइड से हमेशा डिक्रीज आएगी, ठीक है, क्योंकि एल्विला के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस वो ज्यादा है और जो डेड स्पेस थे वहां तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ नहीं, तो उधर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो जब ये मिक्स होती है तो जो एल्विलर जो एक्सपायर्ड एयर की कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एल्विलर कार्बन डाइऑक्साइड से वैल्यू कम आती है। इज दिस क्लियर? इज दिस फॉर्मूला क्लियर टू एवरीवन? जी मैम ये लास्ट वाली बात एक दफा रिपीट कर दें। देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड। एक सेकेंड सब जो फॉर्मूला देखो, ये जो एक्सपायर्ड एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ना, ठीक है, जी। ठीक है, वो जो होगी, जो एल्विलर कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसकी वैल्यू से कम ही होगी, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगी। रीजन बीइंग कि जो एक्सपायर्ड हम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, देखो उसमें जब आप एक्सपायर कर रहे हो तो आपको ये पता है ना कि इनिशियली जो 150 आप एक्सपायर कर रहे हो वो तो बिल्कुल वही है जो एटमॉस्फेयर से आपने एयर ली थी, उसमें तो गैसेस एक्सचेंज हुई नहीं है। सिर्फ उसमें क्या ऐड होता है? उसमें सिर्फ वाटर वेपर्स ऐड हो जाते हैं, बाकी कोई उसमें ऑक्सीजन भी उतनी होती है, सिर्फ वाटर वेपर्स की वजह से उसके ऑक्सीजन के लेवल्स थोड़े से कम हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी होती है जितनी हमने इंस्पायर की है। तो जो एक्सपायर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? जो एल्विलर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे हमेशा कम होती है। क्लियर है ये चीज? इज दिस क्लियर नाउ? स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो अपने पास, ये एमसीक्यू आएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ये मैं यही एक्सपायर्ड एयर का ही बता रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द एक्सपायर्ड एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्विलर कार्बन डाइऑक्साइड माइनस
ठीक है, डेड स्पेस डिवाइड बाय द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द एल्वुलर कार्बन, यही फॉर्मूला मैं इसका बता रही हूँ, उसी से ड्राइव किया है, इससे ड्राइव किया है हमने ये फॉर्मूला, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से वी हैव ड्राइव दिस फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? मैम ये ये फार्मूला निकाला एक दफा या रिपीट श्योर, कर दिस इज सकती हैं मैं ना? यस, मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ, ये देखो, जी सी दिस फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है, देखो वही फॉर्मूला है, हमने सिंपल, देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें हमें एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बाकी वैल्यूज हमें गिवन है, तो वो हम मैथमेटिकली हमने इसको कैसे साइड पे किया है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, ठीक ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसको यहां से माइनस करेंगे हम, CO2, तो ये हमारे पास एक्सपायर्ड एयर आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ये माइनस है, ठीक है, और ये ठीक है वैल्यू जो यहाँ यूज होगी, यहाँ सेम वैल्यू यूज होगी, ठीक है क्लियर? क्लियर। Is this clear to everyone who is listening? Okay, so good. Now we are coming to the मिनट वेंटिलेशन। अब मिनट वेंटिलेशन का क्या मतलब है? भाई मिनट वेंटिलेशन का मतलब 1 मिनट में आप हमारे लंग में कितनी हवा अंदर गई, दैट इज मिनट वेंटिलेशन, ठीक है। व्हाट इज एल्वुलर वेंटिलेशन? उस मिनट वेंटिलेशन में से एक्चुअली कितनी एल्वुलाई तक पहुंची, दैट इज एल्वुलर वेंटिलेशन, ठीक है। तो मिनट वेंटिलेशन क्या है? बिल्कुल जैसे हम कार्डियक आउटपुट नहीं कैलकुलेट करते, मिनट वेंटिलेशन क्या है कि भाई टाइडल वॉल्यूम कितना है, यानी एक ब्रेथ में आपने कितना सांस लिया और 1 मिनट में आपने कितने ब्रेथ लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम अगर टाइडल वॉल्यूम करें 500 ml है, ठीक है, और एक मिनट में हम 12 दफा सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो मिनट वेंटिलेशन कितनी हो गई? 6000 ml या 6 लीटर, क्लियर है? अब ये मिनट वेंटिलेशन है। अब इसमें से क्या सारी की सारी एल्वुलर वेंटिलेशन है? नहीं, हमें पता है कि भाई इसमें से इस 500 में से 150 तो डेड स्पेस में जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को, अगर मुझे एल्वुलर वेंटिलेशन कैलकुलेट करनी होगी तो 500 में से पहले मैं डेड स्पेस निकाल लूंगी, ठीक है, उसको फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, तो ये 350 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, तो आई थिंक ये 200 ml आता है या 4.2 लीटर, ठीक है, क्लियर है? ये जी फॉर्मूलाज देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो प्लीज। ये मिनट वेंटिलेशन का एक दफा फिर बता सकती हैं? इसमें हम मिनट 1 मिनट में वेंटिलेशन, जितने मिनट वेंटिलेशन मीन्स 1 मिनट में जितना ही दफा सांस लिया मल्टीप्लाई बाय जो वॉल्यूम हमने अंदर लिया, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ब्रेथ्स। ठीक है एल्वुलर वेंटिलेशन में हम क्या करेंगे, विल माइनस द जो है डेड स्पेस फ्रॉम द टाइडल वॉल्यूम और उसको फिर ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है क्लियर? ओके, सो अब देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपको वैल्यूज दी गई हैं और आपसे ये पूछा गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है कि जो है डेड स्पेस फॉर, हाँ यहाँ पे इन्होंने क्या आपसे कैलकुलेट करवाया हुआ है, बहुत इस प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है, एक में इन्होंने डेड स्पेस कैलकुलेट करवाया है, ठीक है, और एक के अंदर एल्वुलर वेंटिलेशन कैलकुलेट करवाई है। बेसिकली दिया क्या है कि आपको एल्वुलर वेंटिलेशन कैलकुलेट करनी है, लेकिन इन्होंने डेड स्पेस नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है और एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड एयर को दिया है। तो सारी चीजें पुट इन करेंगे, पहले डेड स्पेस निकालेंगे और डेड स्पेस इसमें डाल के हम एल्वुलर वेंटिलेशन निकाल, इतना लंबा कोई एमसीक्यू आपका आया नहीं है तो आई कैन स्किप दिस, ये बहुत दफा आया है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन में मत पड़ो, इसका अगर करनी होगी तो फिर आप मुझे बता देना, मैं आपको ये करवा दूंगी, आई थिंक वो अभी आपको कंफ्यूज करेगी बिला वजह। अच्छा जी, अब अगर मैं कहूँ अभी आपके लंग में कौन सा वॉल्यूम है, ठीक है, तो आप क्या जवाब दोगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रेजिडुअल सिर्फ रेजिडुअल है, रेजिडुअल वॉल्यूम सिर्फ रेजिडुअल है, सिर्फ रेजिडुअल नहीं है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है। हाँ, तो एक्सपायरे दोनों को मिला के क्या कहते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन से वॉल्यूम्स को
कौन से वॉल्यूम्स को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीट्री से, रेजिडुअल तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल और आपसे वॉल्यूम। पूछा जाए कि कौन सी कैपेसिटी को हम नहीं मेजर कर सकते, तो जिस भी कैपेसिटी वाइटल। में रेजिडुअल वॉल्यूम, जिस भी नहीं, वाइटल को हम मेजर कर हाँ, सकते हैं, जिस भी कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, जिस भी उसको मेजर कैपेसिटी नहीं में कर सकते। रेजिडुअल वॉल्यूम रेजिडुअल। आएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके बेटा, आप म्यूट कर लो प्लीज अपने आप को, ठीक है। जिस भी कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम है, यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी नहीं मेजर कर सकते। टोटल लंग कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ कि जितना भी सारे वॉल्यूम्स हैं सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऐड होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व एक्सपायरेट वॉल्यूम प्लस प्लस रेजिडुअल रेजिडुअल। वॉल्यूम, ठीक हो गया। ठीक। क्लियर है ये चीज। तो टोटल लंग कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वी कैन नॉट मेजर थ्रू द डायरेक्ट स्पायरोमेट्री। नाउ व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी आप कैसे याद रखोगे, जोर से सांस अंदर लो और फिर बाहर निकालो, एंड डू इट योरसेल्फ, एंड वी आर एक्चुअली इंस्पायरिंग 2 वॉल्यूम्स एंड एक्सपायरिंग 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। सो इट्स अ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द फोर्सफुल इंस्पायरेशन and then the forceful expiration, ठीक है, that is the vital capacity and it is also called the force vital capacity, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं FeV1 की, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं, FeV1। व्हाट इज FeV1? वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो हम फर्स्ट सेकंड में निकालते हैं, ठीक है, वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो हम फर्स्ट सेकंड, यानी इसको हम कहें कि अगर मैं सांस बाहर ले रही हूँ, अंदर लेके ब्रीद आउट कर रही हूँ, तो फर्स्ट सेकंड में जितना मैं वॉल्यूम निकालूंगी, दैट फर्स्ट सेकंड, ठीक है, नॉट 1 सेकंड, इट इज फर्स्ट सेकंड, ठीक है। सो इट्स अ फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड के अंदर जो मैं जितनी फोर्स वाइटल कैपेसिटी बाहर निकालूंगी उसको क्या कहेंगे, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। एंड दिस इज क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रू दिस वी डिफरेंशिएट के ये ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज है, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज है। तो ये क्लियर हो गया, ये इसका क्या मतलब है। अब जब हम एक्सपायर करते हैं, फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद, तो वी ऑल नो कि हम इमीडिएटली ही सारा वॉल्यूम बाहर निकाल देते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम विच वी एक्सपायर वो हम फर्स्ट सेकंड में ही निकाल देते हैं। तो नॉर्मली हम सब की, जिनको एस्थमा वगैरह नहीं है या अभी करंटली इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल उनके एयरवेज हैं, तो हम फर्स्ट सेकंड के अंदर 80% ऑफ फोर्स वाइटल कैपेसिटी एक्सपायर कर देते हैं, ठीक है। सो FeV1 टू FVC रेशियो कितना आएगा, 0.8, ठीक हो गया। 80% जो है हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है वो फर्स्ट सेकंड में हम एक्सपायर कर देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज? देखो रिमेंबर, जो ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज होती है उसमें प्रॉब्लम, हम सबको पता है, अस्थमा हम सब ने पेशेंट देखे हुए होंगे, जो प्रॉब्लम होता है वो सांस अंदर लेने में नहीं होता, द प्रॉब्लम इज इन expiring the volume out, agree? why? because जब हम expire करते हैं तो जो एयरवेज होते हैं वो कोलैप्स करते हैं, और जिसकी वजह से अगर एयरवेज नैरो हो तो हवा अंदर रहना चाहती है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकलती है, that's why हम इसको कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज है, ठीक है। सो इन COPDs, ठीक है, इन obstructed lung disease like asthma, emphysema, chronic obstructed pulmonary diseases, ठीक है, क्या होता है कि FeV1 टू FVC रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। पेशेंट को हम कैसे जो है ना कहेंगे कि इसको ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज है, हम उसकी स्पायरोमेट्री करेंगे, विल सी दिस रेशियो, ठीक है, और उसके बाद हम उनको ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे और फिर अगेन इस रेशियो को रिपीट करेंगे। अगर इसमें 10 to 15% चेंज आता है इस रेशियो में, तो हम कहते हैं कि दिस इज द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग कि इसको ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज है, ठीक है। कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, 10 to 15% ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद ये रेशियो चेंज होना चाहिए, ठीक है। वाइल इन रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज क्या है कि लंग के पेरेन्काइमा को मसला हो गया है, वो कम हो गया है, लाइक फॉर एग्जांपल फाइब्रोसिस हो गया, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल नमोनिया हो गया, ठीक है, जिसके अंदर जो है लंग का अपना वॉल्यूम ही कम हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है आपको जो रेशो है या तो नॉर्मल भी मिल सकता है या इंक्रीज भी मिल सकता है, ठीक हो गया।
इसमें क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, इसमें नॉर्मल भी मिल सकता है और इंक्रीज भी मिल सकता है। ये हम अभी डिटेल में एक टेबल देख के इसको और एम्फेसाइज करेंगे, बिकॉज क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ याद ये रखो कि इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड में ये रेशियो डिक्रीज हो जाता है और रिस्ट्रिक्टेड के अंदर ये इंक्रीज या नॉर्मल होता है। कैसे ये इंक्रीज या नॉर्मल होता है इसको अभी मैं जस्टिफाई भी करूंगी थोड़ी देर में। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग के मैकेनिक्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है द प्रेशर्स और दूसरी चीज आती है दैट इज द जो है मसल्स। ठीक है, अच्छा अब अच्छा अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आई विल शेयर अनदर लिंक, आप उस लिंक से कनेक्ट हो जाना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम शायद थोड़ा रह गया है, 40 मिनट्स का सेशन होता है, तो मैं नेक्स्ट एक लिंक भेजूंगी, आप उससे ज्वाइन कर लेना। एंड वी हैव ऑलमोस्ट 3 मिनट्स लेफ्ट। अच्छा अब याद रखो कि मसल ऑफ इंस्पायरेशन अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं कहीं पे की ऊपर नीचे भी दी हुई है, रिमेंबर जो एक मसल जो कि हमें इंस्पायर करवाने के लिए काफी है दैट इज द डायफ्राम। अगर डायफ्राम ठीक है हमारी ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मसल्स हैं वो सारे के सारे एसेसरी मसल्स हैं, ठीक है। और डायफ्राम की जो नर्व सप्लाई है वो जो है फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। और फ्रेनिक नर्व की वो है वो C3, C4 और C5, ठीक है। तो C5 तक अगर जो है कोई लीजन नहीं है तो रेस्पिरेशन सिक्योर है, ठीक है। C5 के नीचे के C5 पे लीजन आता है तो वो डायफ्राम को अफेक्ट करेगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा अब मैंने नॉर्मल ब्रीथ किया, लेकिन अगर मुझे एक्स्ट्रा ब्रीथ इन करना है तो उसके लिए जो मसल्स यूज होंगे या एक्सरसाइज में जो मसल्स यूज होंगे अपार्ट फ्रॉम द डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है। ये क्या करेंगे, रिबकेज को एलिवेट करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ठीक है। और दूसरे एसेसरी मसल्स में जैसे रेटी आ जाता है, स्टानोक्लीडोमास्टोइड आता है, जो कि केज को एलिवेट करते हैं, शोल्डर को अप करते हैं और जगह बनाते हैं फॉर मोर एयर, ठीक हो गया। मसल ऑफ एक्सपायरेशन नॉर्मल के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। जैसे हम बलून में हवा भरते हैं तो जब बलून में से हवा निकालनी होती है तो क्या करते हैं, सिर्फ उसको हम उसकी ओपनिंग को लीव कर देते हैं तो वो हवा खुद निकल जाती है। तो नॉर्मली लंग से हवा कैसे निकलती है कि इलास्टिक रिकॉइल वापस से लंग को वापस अपनी जगह पे ले आता है। तो इट इज द रिकॉइल ऑफ द लंग विच जो है बैक द लंग टू द नॉर्मल शेप। तो एक्सपायरेशन इज इंटायरली अ पैसिव प्रोसेस अनलेस वी हैव टू एक्सपायर फोर्सफुली, ठीक है। जब हमें फोर्सफुली एक्सपायर करना होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज में कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल द पेशेंट हैज एस्थमा, ठीक है, तो उसकी हवा अंदर रह गई है तो उसको फोर्सफुली एक्सपायर करना है, तो दो कौन से मसल्स यूज होंगे, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल्स, ठीक है। एमसीक्यू में अगर दोनों मसल्स दिए हुए हैं, ठीक है, सो जो है एब्डोमिनल मसल्स दे आर मोर इम्पोर्टेंट in forceful expiration than internal intercostal. क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? वी आर अबाउट टू एंड दिस सेशन, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम रिकनेक्ट होते हैं विद अनदर लिंक।